तो जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग का चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के हैं, हमारा 10th क्लास का 1 चैप्टर हिस्ट्री का है। ठीक है, तो आप लोग निफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पहले से मैं इसलिए लिख कर रखा हूँ क्योंकि मान लीजिए टाइम थोड़ा सा लॉस होगा हमारा। ठीक है, तो मान लीजिए पहले से लिखा होगा तो हमारा जो टाइम है वो टाइम का बचत होगा। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। मान लीजिए कि कोई राजा है, और राजा है तो मान लीजिए कि वो राजा जब काम नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध में तो जितने भी जनता लोग हैं तो वो तो ऐलान करेंगे। ठीक है, तो ऐलान करेंगे कि बोलेंगे कि जो हमारा राजा है वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसका विरुद्ध जाएंगे। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हमारा कौन कौन सा चैप्टर है, क्या किस तरह क्या करना है। तो पहले हम लोग इस पर पहले ध्यान दे लेते हैं। पहले देख लीजिए, पहले हम देखेंगे कि फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इटली, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद डेनमार्क। फ्रांस की क्रांति हम लोग का 9th क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए 9th क्लास में जब पढ़ना है तो मान लीजिए कि यहाँ पर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको आगे का चैप्टर समझ आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग चिंता न लीजिए। ठीक है, सब हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति में हम लोग का कौन कौन सा क्रांति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि 1789 का क्रांति, उसके बाद 1830 की क्रांति, उसके बाद 1848 की क्रांति हम लोग को पढ़ना है क्योंकि ये तीनों बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सम्राट। सम्राट मतलब होता है क्या? शासक। शासक होता है बाबू, क्या होता है? शासक होता है। जैसे उस शासक में हम क्या पढ़ेंगे? लुई 16वां के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे वियना का संधि। क्या? वियना का संधि, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर साल सवाल इसमें से पूछता है। ठीक है, और हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे कि लुई 18वां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लुई 18वां के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चार्ल्स के बारे में पढ़ेंगे। उस समय चार्ल्स राजा था तो उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो पोलिगनेक था। कौन था? पोलिगनेक था। ठीक है, फिर लुई फिलिप के बारे में पढ़ेंगे। तो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? गीजो था। कौन था? गीजो था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसको कब पढ़ना है। ये कब हुआ था? 1789। ठीक है, कब हुआ था? ये 1789। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं ये जो चार्ल्स जो चार्ल्स है, चार्ल्स ये कब हुआ था? एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, मार्कर बदल ले। छोड़ दीजिए यही। ठीक है, मान लीजिए यही मार्कर। ठीक है, चार्ल्स कब चार्ल्स ये कब करता है? तब मान लीजिए इसको मान लेते हैं 1830। जो लुई फिलिप है कब? 1848। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इटली और जर्मनी का एकीकरण। क्या? इटली और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण हम पढ़ेंगे। पहले आप देखेंगे कि मेजनी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि विक्टर एमेनुअल के बारे में देखेंगे हम लोग। और उसके बाद जो विक्टर एमेनुअल था उसका प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर था। कौन था? काउंट काबूर था। उसके बाद गैरीबाल्डी के बारे में देखेंगे। क्या? गैरीबाल्डी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जर्मनी में एक और था। कौन? जर्मनी का कौन था? एक बिस्मार्क था। कौन? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी में कौन था? एक बिस्मार्क था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन। क्या? यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसके अब यही जो हमारा एक और महत्वपूर्ण चैप्टर बन गया यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर अब फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है,
तो फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग समझते हैं कि 1789 में फ्रांस का क्रांति हुआ बाबू। उस समय उस वहाँ का सम्राट कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16। लुई 16वां का पत्नी का क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। ठीक है, मेरी एंतोइनेट। क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। ठीक है, सम्राट लुई 16वां का पत्नी का नाम था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक राजकुमारी थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। ठीक है, जो लुई 16वां था क्या था? क्या था? निरंकुशवादी और रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी था वो। मतलब बहुत घटिया किस्म का वो राजा था। वो सिर्फ आप शासन करना जानता था, लेकिन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इससे कोई उसका मतलब नहीं था। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? निरंकुशवादी और रूढ़िवादी या तो प्रतिक्रियावादी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सिर्फ दो लोगों को वैल्यू देता था। कौन कौन थे? पादरी और कुलीन। क्या? पादरी और कुलीन। पादरी का मतलब होता है बाबू, जैसे कि मान लीजिए कि कोई धर्म गुरु हो गया। ठीक है, तो उसे बहुत वैल्यू देता था, महत्व देता था। ठीक है, और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, तो जैसे भाई जिनके पास पैसा था, व्यापारी करते थे, वो लोग बहुत अमीर लोग थे, तो उनको वैल्यू देता। ठीक है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को वैल्यू देता था। और उस समय सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म पाए जाते थे वहाँ पर? ईसाई धर्म पाए जाते थे। कौन? ईसाई धर्म। ठीक है, इतना हम लोग का कंप्लीट है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं कि जब अब लुई 16वां जब अति, मान लीजिए कोई राजा अति कर देगा, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? जुलूस उठाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, राजा के खिलाफ आक्रमण करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किए वहाँ के लोग, जहाँ वहाँ के लोग थे, क्या किए कि जो लुई 16वां था और उसके पत्नी को क्या किया? एक कटघरे में, एक जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया गया? काट दिया गया, उस दोनों को मार डाला। ठीक है, तो जब लुई 16वां को मारा गया था, तो उस समय कौन समय था? 1793 में। क्या? 1793 में उसका मृत्यु हो गया। क्या? मृत्यु हो गया। ठीक है, लुई 16वां को। और उसका जो उसका पत्नी थी, उसको भी मार दिया गया। ठीक है, क्या? मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई गद्दी छोड़ेगा, तो उसके बाद फिर तो उस गद्दी को संभालने के लिए तो कोई तो आएगा ना। तो उसके बाद क्या है? देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी संभालने के लिए आया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 में, जबकि उसका बचपन का नाम था क्या? नेपोलियन दी बोनापार्ट था। क्या? नेपोलियन दी बोनापार्ट था। ठीक है, और 1789 में फ्रांस के राजनीतिक में वो आया। ठीक है, और 18 मई 1804 में सम्राट बना और एक कानून बनाया, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया। क्या? नेपोलियन संहिता कहा गया। एक कानून बनाया। ठीक है, और कानून बनाया कि जिसमें जो समानता का अधिकार था उसे हटा दिया गया। जो मतलब बुरे बुरे खराब जो उसमें अधिकार था, जो संविधान में कानून था, उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, और वो अपने तरीके से हर एक प्रकार के अलग अलग एक कानून बनाया, जिस कानून को सभी वहाँ के जनता और हर एक आदमी लाभ उठा सके, कि हाँ, सभी का कानून समान व्यवहार होगा, और समान शिक्षा मिलेगा, और समान आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो उसने काम कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, लेकिन होता है ना कि मान लीजिए सिर्फ अपने राज्य में, अपने देश में विस्तार होता है, तो सोचता है आदमी कि क्यों नहीं कि जो अगल बगल के देश हैं और अगल बगल के राजा हैं, बोले राज्य हैं, तो उससे भी हम अपने तरह विस्तार करें, और वहाँ पर भी हम अपना कानून लगाए। ठीक है, तो वही बात हुआ। लेकिन हुआ कि जैसे कि कुछ देश थे कि फ्रांस के विरुद्ध थे। ठीक है, तो फ्रांस के विरुद्ध थे, तो लेकिन एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। ठीक है, जो 18 जून 1815 में हुआ। और हुआ तब जब उस समय फ्रांस क्या था? अकेला था। फ्रांस क्या था? अकेला था, और उसके विरुद्ध में कौन कौन देश थे? रूस, ब्रिटेन, पारसा, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी थे। कौन कौन थे? रूस, ब्रिटेन, पारसा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी थे। ठीक है, वो मान लीजिए अब कहाँ, एक तरफ 4-5 देश और एक तरफ फ्रांस,
ठीक है। फ्रांस का राजा उस समय कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट कौन था उस समय? फ्रांस का पहले सेनापति रहता था, ठीक है। वो फ्रांस का पहले सेनापति होकर पहले रहता था, और बाद में वो 1804 में ठीक क्या हुआ? सम्राट बना, ठीक है। वह क्या कर दिया कि पूरे चारों पांचों देश मिलकर फ्रांस पर आक्रमण करने लगे, और वहाँ के जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसे क्या कर दिया गया? उसे पकड़कर एक द्वीप पर रखा गया, जिस द्वीप का नाम था सेंट हेलेना द्वीप, जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक में पड़ता है, ठीक है। और उसे वहाँ पर भूखे प्यासे रखा गया, और सन 1821 में 52 वर्ष के उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया, ठीक है। मृत्यु हो गया, और जो उसका जितना भी उसका कानून अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और ये क्या कर दिए? ख़त्म करने के बाद उसके बाद अपने तरफ से अपने हिसाब से यहाँ पर कानून चलाने लगे, और दूसरा यहाँ पर राजा आकर विस्तार हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा चौड़ा होगा। जितना शॉर्ट वीडियो रहता है बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं तो नहीं आपको लिखवाया और नहीं उतना कुछ कराया, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझाया, ठीक है। इतना ही बस आपको लगता होगा कि हाँ सिर्फ एक कहानी तरह हम लोग का दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो जिस तरह मैं बताया हूँ आप लोग बस उसी तरह आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आपका एक भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे नहीं छूटेगा, मैं आपसे गारंटी देता हूँ, ठीक है। और इस चैप्टर में अभी बाकी है, ठीक है। तो मैं जब भी कल वीडियो में लाऊंगा, कल वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो इसी में कब मैं वीडियो डालूंगा तो आपका पूरा जो सस्पिशन है पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका चैप्टर पूरा फाइनल हो जाएगा। और मैं गारंटी आपके दावा के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप नहीं विश्वास है तो जिस तरह मैं बोला हूँ उस तरह आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा है अगर आपसे छूट गया तो फिर कहना कि सर आप किस तरह पढ़ाए कि आपका आपको पढ़ाने का तरीका नहीं है, ठीक है। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अब मतलब मैं अभी शुरुआत किया हूँ ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है। तो बस इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें। जय हिंद।